हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी एंड डी के 2022 के एग्जामिनेशन का इंग्लिश का पेपर एनालिसिस। ठीक, ये पेपर हुआ था 17 नवंबर 2022 को और 17 नवंबर को 3 शिफ्ट में हुआ था और 18 नवंबर को 3 शिफ्ट में हुआ था। कुल 6 पेपर हैं। और पिछले हफ्ते मैंने एक डिस्कशन डाला था स्टेनोग्राफर के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितने लेवल पर एग्ज़ाम होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एक उसमें स्किल टेस्ट होती है। तो पूरा मतलब डिटेल में एनालिसिस मैंने की थी पेपर के बारे में। और वो आप लोगों में से जिन लोगों ने ना देखा हो, जिन्हें देखने का मन हो, वो देख लें। जो लोग पहले दे चुके हैं या जो कई बार स्टेनोग्राफर दिए हैं उनको तो सब चीज़ें खैर ऑलरेडी ही पता हैं। फिर अगर रिवाइंड करना चाहते हो तो देख लो। और जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं स्टेनोग्राफर का पेपर, वो लोग इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप देख लीजिएगा उसको थोड़ी देर में। आप आधे घंटे का है, बस आधे घंटे में समझ जाएंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी पर बेस्ड लेटेस्ट पेपर। जो अभी तक में सबसे लेटेस्ट है वो 17 नवंबर का पेपर है जो हुआ था, 17-18 नवंबर का। इसमें इंग्लिश कैसी आती है, तो मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। तो कैसा पेपर आया था इंग्लिश का, उस दिन भी एनालिसिस किया था। आज उस पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को, देखते हैं कि क्या क्या आया था, कैसे कैसे आया था। लेकिन इसके पहले एक बात हम लोग कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं कि जो ये पेपर हुआ था 17 नवंबर 2022 को, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब 9 बजे से 11 बजे सुबह के समय में। अच्छा, इसमें 100 क्वेश्चन थे, तो क्या आज वाले वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई। 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस 100 क्वेश्चन को 2 हिस्से में बांट रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी हम लोग पार्ट 1 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे। ठीक है, तो वो डिस्कशन आपको कल मिलेगा। पहले आज ये वाला कर लीजिए, 50 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बातें सारी हम लोगों की हो चुकी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, आगे अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बात आप लोगों को और बता दूं कि ये तो स्टेनोग्राफर का है, आपकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा स्टेनोग्राफर में जितने भी पेपर करूंगा। इसके अलावा एमटीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीजीएल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीएचएसएल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग उनको भी, जो लोग आप लोगों में से, कि अब जरूरत नहीं कि सारे लोग स्टेनोग्राफर ही देते हो, बहुत से लोग उसमें सीजीएल और सीएचएसएल भी देते होंगे। तो जो लोग सीजीएल या सीएचएसएल देते हैं भाई, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा ये। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो स्लैश लगा हुआ है 2 तो 2 स्लैश लगने का मतलब हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल 99.9% ये क्वेश्चन एरर का होगा। अब एक ऑप्शन देखो तो देख लेते हैं ना, ऑप्शन में एरर, नो एरर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करो। देखो लिखा है कि रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन लेटली। ठीक है, अब यहाँ स्टेशन के पहले ट्रेन क्यों लिखा, क्योंकि बस स्टेशन भी होता है, इसलिए ट्रेन स्टेशन लिख दिया। रिया अराइव्ड, अराइव्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई। एट द स्टेशन, ये भी ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटली फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है, तब हम लेटली नहीं लगाएंगे, तब हम पास्ट इंडिफिनिट को इंडिकेट करने वाले वर्ड यूज करेंगे। जैसे यस्टरडे हो जाता है, या लास्ट के साथ कोई टाइम लगा दो, लास्ट 2 मिनट हो गया, लास्ट 2 आवर्स हो गया, ऐसे कुछ, लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, यस्टरडे, इस तरह का कुछ लगाओ। हाँ, लेटली की कैटेगरी में एक है जो लग सकता है यहाँ पर, वो है रिसेंटली। रिसेंटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों यूज किया जा सकता है, तो यहाँ रिसेंटली तो लगा सकते हो, लेकिन लेटली के साथ केवल प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो लेटली यहाँ पर गलत हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में लेटली का कम्बिनेशन गलत है। ठीक है, लेटली की जगह पे या रिसेंटली लगाओ या फिर कोई और पास्ट को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब यूज करो। ठीक है, तो गलती किस में हो गई, गलती हो गई ये लेटरली वाले में। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ, यहाँ लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में एक दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है।
पढ़ के देखो, लिखा है द प्रीस्ट सेड, ठीक। आगे लिखा है डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल। तो ये कैसे नेचर का सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नेचर का सेंटेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो पास्ट में भी सच था, प्रेजेंट में भी सच है और फ्यूचर में भी वो सच रहेगा। तो जो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की सीमाओं को लांघ जाता है, जो ऑलवेज ट्रू होता है, डेथ इज इनएविटेबल, ये ऑलवेज ट्रू है, परमानेंट ट्रूथ है, ठीक। तो इस तरह के सेंटेंसेज में नो चेंज होता है, मतलब कभी कोई चेंज होता ही नहीं, बस खाली कनेक्ट करके छोड़ दो। तो यहाँ हम लोग क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, केवल दैट लगा करके असर्टिव सेंटेंस है, बाकी और कोई चेंज होना नहीं है, इसका आवाज़ नहीं होना है, ध्यान रखना। तो पहले हम देखते हैं इज का इज ही रखना है। तो यहाँ पे हैड बीन लिखा है गलत हो गया, यहाँ पे इज लिखा है सही है, यहाँ हैड बीन लिखा है गलत, यहाँ वाज लिखा गलत। केवल एक ही सेंटेंस है जिसमें इज को इज ही रखा हुआ है, तो यही वाला आपका सही होगा, बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फिर से स्लैश लगा हुआ है, और स्लैश लगा है, और यहाँ देख रहे हैं ग्रामेटिकल एरर पूछा है इन्होंने कि अगर इसमें कोई, अच्छा अगर की कोई गुंजाइश ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने सीधे कहा कि उस सेगमेंट को पहचानो जिसमें एरर है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में कोई नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब एरर है ही है, ठीक। तो आइए देखते हैं किस वाले पोर्शन में एरर है। इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। लिखा है द गॉड इज ओमनिशिएंट, ठीक है। तो गॉड के पहले भैया द लगता नहीं है, डिफिनेट आर्टिकल द की बात है। तो जब आप आर्टिकल द पढ़े होंगे, द का यूज पढ़े होंगे, तो पढ़ा होगा कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे द लगता ही लगता है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर द कभी नहीं लगता। जैसे उसी में आपने पढ़ा होगा गॉड, ठीक है, एक वर्ड है गॉड, गॉड या गॉडेस कुछ भी हो, और एक लिखा होगा हेवन, ठीक है, और एक लिखा होगा हेल, ठीक है, और लिखा होगा पार्लियामेंट। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके पहले द कभी लगता ही नहीं है, नेवर, द नहीं लगाना है। तो वही यहाँ पे गॉड के पहले द लगा हुआ है, तो ये द गलत हुआ। आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला, द नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। देखिए 4 में क्या कह रहे हैं, साइनोनिम पूछ रहे हैं। किसका साइनोनिम पूछा, देखो वाइस का साइनोनिम पूछा। वाइस का मतलब क्या होता है, वाइस का मतलब क्या होता है, दुर्गुण। दुर्गुण समझ रहे हैं ना, दुर्गुण का मतलब क्या हुआ, कोई बुरा गुण, कोई बैड क्वालिटी, ठीक। बैड क्वालिटी ये किससे रिलेटेड होगी, आदमी के कैरेक्टर से, ठीक है, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होती है। कोई बुराई होती है, कोई बुरी आदत होती है, कोई बुरी क्वालिटी होती है, तो उसको हम लोग वाइस कहते हैं। और कोई अच्छी क्वालिटी होती है तो उसको हम वर्चू कहते हैं। तो बुराई, किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई बुराई, उसी का साइनोनिम ढूंढो। तो रॉन्ग क्या होता है, देखो रॉन्ग कोई क्वेश्चन होता है, करेक्ट या इनकरेक्ट, 2 + 2 5 कहोगे तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये कोई सही या गलत है, कोई क्वेश्चन सही या गलत है, कोई आंसर सही या गलत है, इसलिए। तो ये किसी व्यक्ति के चरित्र का गुण नहीं है, एक चरित्र की विशेषता नहीं है। इमोरैलिटी लिखा हुआ है, तो इमोरैलिटी मतलब अनैतिकता, अनैतिकता। अच्छा अनैतिकता अच्छा गुण है कि बुरा गुण है, तो जाहिर सी बात है बुरा गुण है। तो दुर्गुण को हम ये ले सकते हैं, इमोरैलिटी एक तरह का दुर्गुण होगा, इमोरैलिटी एक तरह की क्या हो जाएगी, वाइस हो जाएगी। तो ये हम साइनोनिम के रूप में इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आई लूजनेस, लूजनेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ढीली है, जैसे आप पैंट पहने और पैंट क्या है आपकी ढीली है, तो ये साइज़ की बात हो जाती है ना। अगर पैंट ढीली है तो वो साइज़ में बड़ी होगी, साइज जो है वो किसी के करैक्टर की विशेषता नहीं होती है, तो ये भी काट दो। विलेनी का मतलब होता है ना खलनायक, ठीक है। तो अब खलनायक जो है वो एक पर्सन है कि नहीं है, खलनायक क्या होता है, एक पर्सन होता है, ना कि वो चरित्र की बुराई है। तो विलेनी, विलेन क्या होता है, एक खलनायक एक व्यक्ति होता है, तो ये भी गुण नहीं है, इसलिए इसको भी काट दो। अब एक ऑप्शन बच रहा है आपका इमोर्टैलिटी, क्लियर हो गया ना। चले आगे, ठीक है आगे बढ़ो। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द इजीएस्ट डैश टू गेट स्टार्टेड इज टू यूज योर इमेजिनेशन एंड मेच्योरिटी। द इजीएस्ट डैश टू गेट स्टार्टेड मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ शुरू करने के लिए सबसे आसान क्या होता है, अपनी इमेजिनेशन और अपनी मेच्योरिटी को यूज करो। ये सबसे आसान क्या होगा, सबसे आसान कोई चीज़ शुरू करने के लिए सबसे आसान क्या होता है, तरीका। सबसे आसान क्या होगा, ढंग, ठीक है। तो इसमें तरीका या ढंग, इसके लिए मतलब वे, मेथड के सेंस में हम कौन सा वर्ड ले पाएंगे।
तो सबसे आसान थिंकिंग नहीं, सबसे आसान अप्रोच, बिल्कुल सही। अप्रोच होता है हमारा तरीका या हमारा ढंग या वे होता है या मेथड होता है। सबसे आसान स्ट्रेच होगा, बिल्कुल नहीं। सबसे आसान वर्क होगा, बिल्कुल नहीं। सबसे आसान तरीका और सबसे आसान ढंग लगाना था। तो यहाँ अप्रोच के सिवा और कोई वर्ड सुटेबल नहीं आ रहा है। आ जाओ अपने 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखो क्या दिया, वंस मोर क्या दिख रहा है, आपको स्लैश दिख रहा है और ऑप्शन में नो एरर दिख रहा है। इसका मतलब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ पढ़ते हैं। सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, ठीक, सी विल ऑलरेडी। अब वही बात ऑलरेडी की आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब डिस्कस किया था पहला वाला क्वेश्चन जिसमें लेटली लगा हुआ था, तो मैंने बताया था कि लेटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। उसी तरह की कैटेगरी का एक वर्ड है, एडवर्ब है ऑलरेडी। एडवर्ब है ये ऑलरेडी। ये सब क्या बताते हैं, ये टाइम बताते हैं, टाइम के एडवर्ब होते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी वाला जो टाइम का एडवर्ब है ये क्या, कौन सा टेंस लेता है, हमेशा अपने साथ परफेक्ट टेंस लेता है। अब परफेक्ट कौन सा, परफेक्ट एनी हो सकता है, मतलब इट में बी प्रेजेंट परफेक्ट, इट में बी पास्ट परफेक्ट, इट में बी फ्यूचर परफेक्ट, बट नन अदर देन परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस के अलावा और कुछ नहीं लगाएंगे आप। जब भी ऑलरेडी लगाएंगे तो आप परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ विल के साथ ऑलरेडी रिटर्न, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये गलत है। यहाँ क्या होगा, विल हैव रिटर्न। यहाँ लिखा व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक, व्हेन के साथ, अच्छा पेरेंट्स के साथ गेट बैक में फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए था, लेकिन व्हेन लगने के नाते फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगेगा। मैंने एक टेंस पर 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। टेंस मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी टेंस की। टेंस में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कब कब विल सेल नहीं लगता है। तो यही उसमें मैंने बताया था कि इफ़ लिखा, कंडीशनल वाले हो गए या कंजंक्शन ऑफ टाइम, व्हेन वगैरह, व्हेन है, टिल है, अनटिल है, एज सून एज है, ये सब लगा होता है तो उसके बाद विल सेल हम नहीं लगाते हैं। तो सेंटेंस ये वाला भी फ्यूचर का है, लेकिन व्हेन लगने के नाते इसमें से विल हट गया है। पेरेंट्स विल गेट बैक होता, लेकिन व्हेन लग गया इसलिए नहीं है। तो अब ये वाला सेंटेंस जो है ना ऑलरेडी वाला, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या होना चाहिए, विल ऑलरेडी, ये जो रिटर्न लिखा हुआ है विल ऑलरेडी हैव रिटर्न्ड, क्या होगा, विल ऑलरेडी हैव रिटर्न्ड होना चाहिए था। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये चौथा वाला आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में क्या करना है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आ गया साइनोनिम। साइनोनिम किसका, लकी का। लकी का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली होता है, ठीक है ना। फॉर्चुनेट, एक वर्ड हम लिख देते हैं आपके लिए, फॉर्चुनेट, ये हो गया लकी, फॉर्चुनेट। जब जैसे कोई सुबह उठते हैं, कोई आपके सामने पड़ जाता है तो आपका दिन अच्छा जाता है, तो कहते हैं वो हमारे लिए लकी हैं। तो इसका मतलब लकी होने का मतलब आपका काम अच्छा होता है। तो कोई चीज़ जब आपके लिए लकी होगी तो आपके लिए क्या होगी, शुभ होती है कि नहीं है, शुभ होती है। तो ये देखो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। तो आपका साइनोनिम मिला कि नहीं मिला, ये हो गया आपका साइनोनिम। अच्छा, ये है आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब ज़्यादातर होता है ना गुस्से में, ठीक है ना। क्या होता है आउटरेजियस का मतलब, इसका ज़्यादातर मतलब होता है गुस्सा या अपमानजनक। 2 सेंस आता है, या तो एंगर के सेंस में आएगा, एंग्री हो जाएगा, या इंसल्टिंग हो जाएगा, अपमानजनक। आप कहेंगे इसकी एंग्री की मीनिंग अपमानजनक नहीं है, ये एक्चुअली 2 मीनिंग है आउटरेजियस की, एक अपमानजनक होता है और एक एंग्री होता है। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। अशुभ मतलब जिसको आप लोग कभी कभी कहते हैं ना पनौती पनौती के लिए वर्ड ढूंढना चाहो तो लिख लो, यही ओमिनस होता है। अशुभ मतलब जो आपके लिए मंगलकारी ना हो। तो ये तो एंटोनीम हो जाएगा ना, लकी का ये एंटोनीम हो जाएगा और ऑस्पिशियस साइनोनीम हो गया। जेलस मतलब जलनखोर होगा। इन दोनों का इस वर्ड से कोई लेना देना, नाइदर साइनोनीम नार एंटोनीम। हाँ, 2 वर्ड बचे हैं, ऑस्पिशियस इज सिनोनिम ऑफ लकी एंड ओमिनस इज एंटोनीम ऑफ लकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो 8 में देखिए क्या पूछ रहे हैं, पूछा है पैसिव वॉइस। इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, उसकी पैसिव वॉइस बताओ। सेंटेंस में लिखा है अजीत डज नॉट हेल्प। पहले आप डज नॉट में आ जाओ। जब डू नॉट डज नॉट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या करते हैं, एज के साथ या एम के साथ या आर के साथ जो भी सुटेबल होगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ मी लिखा है, मी पहले ले जाओगे तो आई हो जाएगा। आई के लिए क्या लगाओगे, एम लगाओगे और हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो आई एम
हेल्प्ड हो गया। अच्छा, इसमें डज में नॉट लगा हुआ है तो नॉट छोड़ थोड़े देंगे, तो मतलब अगर एक्टिव वॉइस में नॉट है तो पैसिव वॉइस में भी नॉट होना चाहिए। तो पहले नॉट के आधार पर हम छांट लेते हैं। देखो इसमें नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें नॉट लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, दूसरा और चौथा पहले ही कट गए। उसके बाद आई एम नॉट के बाद आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये थर्ड फॉर्म हेल्प्ड में दी हुई है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, मतलब ये भी कट गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, वन एंड ओनली आंसर फर्स्ट वाला ही आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं आपको कारण बताता चल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी तो हो रही होगी आई थिंक, फिर भी कि आपको समझ में आता जा रहा होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 9th नंबर पे अब आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है। एक्टिव वॉइस में बनाना है तो देखो यहाँ क्या लिखा, इज अप्रिसिएटेड। इज, सबसे पहले क्या करना है ना, आपको वर्ब पकड़नी है। एक्टिव और पैसिव बनाने के मतलब वर्ब का खेल है सारा। और अभी इसके ठीक पहले मैंने बताया था कि इज कब लगता है, इज के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगती है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है हमारा, जैसे डू नॉट, डज नॉट लगा हो, या वर्ब में एस ई एस लगी हो, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। ठीक है, तो यहाँ नॉट नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा है तो डू नॉट डज नॉट मिलेगा नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर ऐसे क्या करोगे, अब आप देखो बाई आल लिखा हुआ है, तो बाई आल का मतलब हुआ आल हमारा सब्जेक्ट होगा। आल के साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस ई एस लगेगा नहीं, तो क्या हो गया आल। उसके बाद अप्रिशिएटेड की जगह, इज अप्रिशिएटेड की जगह क्या होगा, आल अप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक, इतने के आधार पर हम एक अपना काम करके देखते हैं। आल अप्रिशिएट, कारण लिखा है बिकॉज ऑफ केयरिंग नेचर, तो बिकॉज ऑफ केयरिंग नेचर ये सब में लगा हुआ है, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज ऑफ केयरिंग नेचर सब में है। आल अप्रिसिएट हिम, ये आल अप्रिसिएट हिम, आल अप्रिसिएट हिम, ये हमको मिल गया, हम जो ढूंढ रहे थे वही वाला। अब देखो इस वाले में, दूसरे वाले में विल लगा हुआ, ये नहीं लगेगा। अप्रिसिएटेड कर दोगे तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो फिर वाज वर लगता पैसिव वॉइस में, ये भी नहीं हो पाएगा। और एवरीवन लिखा है, एवरीवन के साथ अब मान भी लेते, लेकिन एवरीवन के साथ अप्रिसिएट होना चाहिए था, तब सही होता, तो यहाँ ग्रामेटिकल गलती हो गई। अब एक ही आंसर है पहला वाला, जिसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप किसी को चुन सकें। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एंटोनीम का क्वेश्चन है, और एंटोनीम किसका है, परसीव का है। परसीव का मतलब क्या होता है कि एक्सपीरियंस ऑन सेल्फ, जब आप खुद पर कोई चीज़ महसूस करते हैं। अब जैसे मान लो हम ये कहें कि सुबह हम शर्ट प्रेस कर रहे थे और करंट लग गया, ठीक है, झटका लग गया। आप लोगों में से जितने लोगों को कभी करंट लगा होगा, मतलब एवर इन लाइफ कभी भी अगर करंट छू गया होगा, हल्का सा जोर से जैसा भी छू गया होगा, तो उनको तो पता चल गया होगा कि मतलब मुझे कैसा लगा होगा। जिन्हें कभी करंट छुआ नहीं है वो बस फिल्मों वाला अंदाज़ा लगाएंगे कि वो मतलब बाल खड़े हो गए होंगे और कान से धुआं निकला होगा। ऐसा कुछ होता नहीं, ना बाल खड़े होते हैं ना कान से धुआं निकलता है। वो कैसा फील होगा वो हम बता नहीं सकते। आई कैन नॉट एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, इट ओनली कैन बी फेल्ट, रियलाइज्ड, एक्सपीरियंस्ड। कभी छू जाएगा तो जान जाओगे, जब तक नहीं छू गया है तब तक नहीं पता है। तो परसीव उसी को कहते हैं। क्या करना, परसीव करना, परसीव करना खुद पर फील करना होता है या रियलाइज करना होता है। अब इसका क्या करना है, आपको एंटोनीम लगाना है। ठीक है, तो रियलाइज क्या हो गया, साइनोनीम हो गया। ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस ही होगा, तब भी यही हो जाएगा। फील साइनोनीम हो गया। तो 3 तो साइनोनीम हो गए। अगर 3 साइनोनीम हो गए तो ये जो एक बचा हुआ है ये आपको एंटोनीम में लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई वर्ड ही नहीं है। जो वर्ड दिए थे 4, उसमें से 3 साइनोनीम हो गए। अच्छा, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना। अच्छा, परसीव करेंगे तो उसको एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, और नेग्लेक्ट करेंगे तो बिल्कुल फील नहीं करेंगे, तो इसीलिए नेग्लेक्ट एंटोनीम होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर में क्या है, देखो ये PQRS है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो ये S1 दिया हुआ है। S1 का मतलब क्या हुआ, देयर इज समथिंग। यहाँ देखो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये वाला S1 पहला सेंटेंस हो गया फर्स्ट, और S6 क्या है, आखिरी छठा वाला सेंटेंस है। बीच के सेंटेंस जंबल कर दिए गए हैं। अब आपको सेट करना पड़ेगा कि कौन सा इस वाले के तुरंत बाद कौन अटैच हो रहा है। तो देखो पहले देखो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। करने के पहले हम क्या करते हैं ना, सीधे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में 3 ऐसे सेंटेंस हैं जिसकी स्टार्टिंग बी से हुई है, तो चेक कर लेते हैं। अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम इस पे देखेंगे, नहीं तो एक ऑप्शन और बचेगा। अगर बी से स्टार्ट नहीं होता तो हम तीनों ऑप्शन छोड़ के फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। चलो देख लेते हैं क्या बी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, पहले इस बात पे आ जाओ।
तो S1 में लिखा हुआ है बिसाइड्स देयर इज़ समथिंग। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा देयर इज़ समथिंग, कुछ है, ऐसी कोई चीज़ है। कहाँ है? देयर इज़ समथिंग विच मेक्स हिम फील, लेकिन ये चीज़, जो चीज़ है वो कहाँ है, पहले ये तो लिखना पड़ेगा, तभी तो कनेक्ट कर पाओगे। देयर इज़ समथिंग, अच्छा विच ना लगता तब दैट लगता। अच्छा यहाँ लिखा है कि द होलनेस ऑफ थिंग, तो देयर इज़ समथिंग द होलनेस ऑफ अ थिंग, कुछ कनेक्ट नहीं हो गया। देयर इज़ समथिंग द होलनेस ऑफ अ थिंग, वो समथिंग कौन है, क्या है, ये तो बताया ही नहीं ना इन्होंने, तो बी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बी नहीं कनेक्ट करेगा, इसका मतलब ना तो 2 होगा, ना 3 होगा और ना 4 होगा। अच्छा एक बात मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों के सामने, कोई ब्लंडर नहीं है, छोटी मोटी गलती है, हो जाती है। गलती यह है कि ये देखो यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इतने समझदार हो कि ये गलती से, जब ये असल में टाइप किया जाता है ना, तो एक बार एक लिखा जाता है, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया जाता है, फिर ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट मारने पर ये 2 का ये 4 बना नहीं पाए। एक्चुअली मान लीजिएगा कि ये 4 है, हालांकि ये कोई आंसर हो नहीं पा रहा है। अब ये वाला देख लो, इसको देखो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है तो एक ही ऑप्शन है, सी से ही है, बचाओ, कुछ बचा नहीं है। क्रॉस चेक करना चाहो तो देख लो, बिसाइड्स देयर इज समथिंग इन द आउटलुक ऑफ एन, हाँ इन ये दिया ना प्लेस, कहाँ है? देयर इज समथिंग इन द आउटलुक ऑफ एन इंग्लिश मैन, किसी अंग्रेज के दिमाग में कोई चीज़ है ऐसी, किसी इंग्लिश मैन के दिमाग में, तो ये सी वाला स्टार्टिंग ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला आंसर होगा, बी से स्टार्टिंग होगी ही नहीं। आगे आ जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी ना इसमें, तो स्टार्टर सही, जब 3 एक ही दिया हुआ है, ज़्यादा चांस होता है अक्सर कि जिसके ऑप्शन ज़्यादा होते हैं अक्सर वही होता है, उसी में से कोई होता है, कंफ्यूज करने के लिए वही देते हैं, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाओ, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ क्या करना है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है? कंबरसम। कंबरसम डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। कंबरसम का मतलब क्या होता है? बहुत ही भारी भरकम, भारी भरकम। अब अंग्रेजी में इसको यूज करना चाहो तो अनमैनेजेबल, क्या होगा? अनमैनेजेबल हो जाता है, जिसको हैंडल करना, मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो क्लमजी का मतलब होता है भारी भरकम, ये साइनोनिम होगा, ठीक है। आंसर तो ये हो गया। फटीग का मतलब क्या होता है बेटा? फटीग का मतलब होता है थकान, मतलब वेरिसम या टायर्डनेस, फटीग होता है। इजी मतलब जानते हो आसान, लाइट का मतलब हल्का हो जाएगा। तो आप इसका कंबरसम का एंटोनीम कहते तो मैं लाइट लगा देता, क्योंकि कंबरसम भारी भरकम हुआ, लाइट हल्का फुल्का हुआ, तो ये एंटोनीम तो होता, लेकिन साइनोनीम में आपका क्या होगा? क्लमसी होगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या कह रहे हैं? इतना पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक, अंडरलाइन किया हुआ है, तो अब इसमें क्या हो सकता है? इंप्रूवमेंट हो सकता है या मीनिंग हो सकती है। अच्छा यहाँ चारों में क्लाइंब अप दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इम्प्रूव करना है, मीनिंग पूछा ही नहीं है इन्होंने, वहाँ कोई एरर हो रही होगी, इसी के लिए इन्होंने पूछा। अच्छा अप भी नहीं चेंज करना, सब में अप ही दिया हुआ है, चेंज क्या किया? यहाँ क्लाइंब लिखा, यहाँ क्लाइंबिंग लिखा, यहाँ क्लाइंब्स लिखा, यहाँ इज क्लाइंब्स लिखा, तो इज के साथ क्लाइंब्स तो लगेगा ही नहीं, ये चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब पढ़ के देखो, द बडिंग फोटोग्राफर, बडिंग का मतलब उभरता हुआ, बडिंग मतलब बड क्या होता है? फूल में जो कली लगती है उसको बड कहते हैं। बडिंग फोटोग्राफर या बडिंग प्लेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी नया नया शुरू कर रहा हो, ठीक, अभी उसमें कलियाँ लग रही हैं, नया है, ठीक। बडिंग फोटोग्राफर यूज्ड टू क्लाइम्ड अप द हिल एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो क्लाइंब हिल पर चढ़ जाता था और उगते हुए सूरज की खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए। अच्छा अब यहाँ आ जाओ भाई, देखो अगर हम किसी सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगाते हैं, यूज्ड टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर या वाज वर यूज कर सकते हो, इज एम आर या वाज वर यूज किए हो, उसके बाद अगर आप यूज्ड टू लगा रहे हो तो क्या लगेगा? तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये रूल है यूज्ड टू का, ठीक। तो यहाँ यूज्ड टू के पहले देखो, ये यूज्ड टू है ना, यूज्ड टू के पहले कोई इज एम आर वाज वर नहीं लगा है, इसका मतलब क्लाइम्ड अप की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब अप होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन मिल गया पहला वाला। अच्छा ये क्लाइंबिंग जो दिया हुआ है ना, तो क्लाइंबिंग में लिखा था अगर यूज्ड टू के पहले इज एम आर वाज वर लगा होता तो क्लाइंबिंग अप होता, लेकिन वो नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ इज लगा है तो वर्ब में एस लगा हुआ है, मतलब कोई ऑप्शन यहाँ नीचे सही नहीं है, इसलिए अब क्या, चलो पहले वाले पे आते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है देखो, फिर स्लैश देख लो और यहाँ पर क्या लिखा है? नो एरर। अब ये ना पढ़ो, छोड़ो, चलो यहाँ आते हैं।
अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क। अजय विल हैव बीन राइटिंग मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आगे लिखा है ऑल डे, दिन भर, तो हाँ हो सकता है। अगर लिख दिया आपने दिन भर तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कोई दिन भर लिखता रहा होगा, ठीक, दिन भर लिखता रहेगा, ऐसे हो सकता है। तो मतलब उसको लिखते हुए एक दिन पूरा हो चुका होगा, पूरा दिन हो चुका होगा। कब? बाय द टाइम हिज मदर रिटर्न्स। बाय द टाइम मतलब वो समय, जब समय तक उसकी माँ लौट कर आती है। तो अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों हुआ? क्योंकि बाय द टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया है तो आगे जो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है उसका विल शैल हटा दिया जाता है। विल शैल हटा दोगे तो हिज मॉम के लिए रिटर्न नहीं लगा पाओगे, रिटर्न में एस लगाना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मुझे कहीं कोई एरर नज़र नहीं आ रही है, तो ये जो नो एरर मैंने लिखा है मैं इसी पर जाऊंगा कि यही नो एरर वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई एरर नज़र नहीं आई, कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, वंस मोर अंडरलाइन किया हुआ है। अब पढ़ के देखो, इसमें यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन भी दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? इम्प्रूवमेंट का सीधा सा क्वेश्चन है। आगे पढ़ो, द मूवी जुमांजी, जुमांजी एक मूवी है। इज बेस ऑन, भैया इज बेस ऑन नहीं होता, जुमांजी मूवी क्या करोगे? पैसिव वॉइस में होगे तो क्या लिखोगे? इज बेस्ड ऑन, ऑन लगाओ, या ऑन देखो फॉर्मल है, ऑन इनफॉर्मल है, सॉरी अपान जो है फॉर्मल है, ऑन की जगह हम अपान यूज कर देते हैं, कहाँ? फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, बहुत फॉर्मल यूज करना होता है तब। तो अब बेस्ड के साथ ऑन लगाओ या अपान लगाओ, लेकिन होगा बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा? इज बेस्ड ऑफ, तो ऑफ तो नहीं होगा, इज बेस्ड अपान, अपान हो सकता है, इज बीइंग बेस्ड बाई, बाई नहीं लगा सकते हो, फिर ये बाई बीइंग भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास इस एक ऑप्शन के सिवा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इज बेस्ड अपान ही लगाओगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहे हैं भाई, देखो इसमें है, क्वेश्चन पूछा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द एक्सप्रेशन गिवन सेंटेंस फ्यूचर टेंस फॉर्म। कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो फ्यूचर टेंस की ओर इंडिकेट कर रहा होगा, और विल शैल किसी में नहीं लगा हुआ है। ऐसे में आप फ्यूचर टेंस को पहचानिए ज़रा। अच्छा, जब देखो हैज़ चेंज्ड लगा दोगे तो हैज़ चेंज्ड का मतलब हुआ कि एक्शन इज ओवर, अब काम ख़त्म हो चुका है। जिस समय हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उस समय हम परफेक्ट टेंस लगा दें, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब क्या हुआ? एक्शन हैज़ बीन ओवर बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसके पहले ही वो एक्शन पूरा हो जाएगा, तो ये फ्यूचर में जा ही नहीं सकता, गलत हो गया। यहाँ लिखा आर चेंजिंग द डिसीजन। अच्छा, ये कभी कभी होता है कि हम आर के साथ जब कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। जैसे हम ये कहें कि वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, तो आर ओपनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में है लेकिन फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा। अब यहाँ देख लो, द मास प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट मतलब जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, समटाइम्स लगा दिया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि ये रेगुलर सेंटेंस आ जाएगा। समटाइम्स आर चेंजिंग द डिसीजंस ऑफ द रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो ये एक थ्योरी है, ये क्या है? एक नियम है, एक रूल है, एक सिद्धांत है। अच्छा, जब रूल या सिद्धांत होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट को या फ्यूचर में जाता ही नहीं है। ये सेंटेंस ऑलवेज का है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑलवेज का है, तो ये फ्यूचर इंडिकेशन वाला नहीं है, तो दूसरा वाला भी कटा, ठीक। जिसकी उम्मीद थी वो भी गया। लिखा है द मास प्रोटेस्ट समटाइम्स कुड चेंज द डिसीजंस ऑफ रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कुड चेंज द डिसीजन ऑफ रूलर। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो मास प्रोटेस्ट हैं कभी कभी वो रूलर्स के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कुड लगा पास्ट में, कुड पास्ट में नहीं लगा है, ये होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। क्या लिखा मैंने? रिमोट, आप नहीं पढ़े हो तो ध्यान रखिएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि हम आज कोई काम करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पॉसिबिलिटी लिख दिया, पॉसिबिलिटी होना चाहिए, LITY होना चाहिए, ठीक है, तो वो समझ जाइएगा। जैसे आज कोई काम हो, ठीक है, कोई एक नियम पारित होता है, कोई काम होता है,
इसका रिजल्ट 8-10 साल के बाद आने वाला हो तो हम वहाँ पे कुड यूज करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। तो कुड जो है, जब अब रिमोट पॉसिबिलिटी में यूज करोगे कुड को, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, ये होगा। यहाँ हैड बीन एकदम से धुर पास्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम पोल है वो पास्ट का, तो ये तो होगा नहीं, छोड़ दो। तो तीसरा वाला आंसर हुआ आपका, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि डिस्कशन कुछ ज़्यादा करना था। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या कह रहे हैं, देखो इतना पोर्शन अंडरलाइन किया है, इज वन ऑफ मोस्ट, ठीक, इतना अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पे दिया है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली हैंडीकैप्ड, ठीक है, तो बुरी तरह से हैंडीकैप्ड होने के बावजूद, अपाहिज होने के बावजूद, स्टीफन हॉकिंस इज़ वन ऑफ मोस्ट इमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। तो वन ऑफ हम जब लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम लगाएंगे वन ऑफ, तो रूल ये होता है कि हम यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज करें, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये साइंटिस्ट तो लिखा हुआ है। अब ये है कि अगर हम इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक, अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाना चाहिए, या तो पजेसिव आ जाए, जैसे हम कहें वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट के पहले माई लगा दोगे तो ठीक है, माई लगा हुआ है, पजेसिव लगा हुआ है। लेकिन अगर पजेसिव नहीं लगा हुआ है तो फिर आर्टिकल द लगेगा, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। माई नहीं लगाओगे तो वन ऑफ द लगाना पड़ेगा, और यहाँ मोस्ट के पहले द नहीं लगा हुआ है। एरर यहीं पर है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, दूसरा वाला होगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है, देखो इतना फिर अंडरलाइन किया हुआ है। इतना अंडरलाइन करने का मतलब या तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा, या तो ये इसकी जगह पे कुछ रिप्लेसमेंट करना होगा। तो ऑप्शन में सब में पुल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, लिखा है कि अनलेस वी कुड कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर वी कैन नॉट सक्सीड। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, अगर हम टुगेदर मिलजुल के काम नहीं करते तो हम सफल नहीं होंगे। इस सेंस में हम लोग कौन सा फ्रेज यूज करते हैं पुल के साथ में, तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं पुल टुगेदर, ठीक है। पुल टुगेदर का मतलब हुआ सब एक साथ मिलजुल करके एक साथ काम करो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो और टुगेदर काम करो, ये होता है पुल टुगेदर, ठीक है ना। चलिए 18 हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 19 में भाई, ठीक है। तो 19 में क्या कह रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस में चेंज करो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करो। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या दिया है, द पुअर कैट वाज ब्रूटली चेज्ड। हमको मेन चीज़ क्या पकड़नी है, वाज और चेज्ड पकड़नी है बाय द किड्स। किड्स क्या है, प्लूरल है। अच्छा, ये वाज लगा हुआ, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढो, किस में लगा हुआ है, ठीक, ये सेकेंड फॉर्म हो गई। द किड्स ब्रूटली चेज्ड द पुअर कैट, ये चेज्ड सेकेंड फॉर्म है। अब इस वाले में देखो यहाँ डिड लगा हुआ, डिड चेज्ड। अब देखो डिड के साथ चेज्ड लगता नहीं है, ये गलत हो गया। अब आगे देखो यहाँ ब्रूटली चेज, चेज क्या हो गई, चेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इसकी पैसिव ईज मार के साथ थर्ड फॉर्म होगी, जबकि आपकी पैसिव वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ लिखा है वर चेजिंग। भाई अगर पैसिव में वर लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, आप इसको इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस बना दे रहे हो, तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब आपके पास पहले वाले के अलावा कोई चारा नहीं है कि आप दूसरा कोई ऑप्शन चुन सके, क्योंकि बाकी तीन को मैं काट चुका हूँ, ठीक। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 है ये। 20 में देखो क्या दिया, एंटोनीम पूछ रहे हैं। किसका एंटोनीम, रेबेल का पूछ रहे हैं। रेबेल का मतलब क्या होता है, क्राउड, क्राउड या भीड़ होती है। अब क्राउड या भीड़ होगी तो बताओ क्राउड या भीड़ में कैसे लोग होंगे। क्राउड यूज की जाती है कॉमन मैन के लिए, ठीक है ना, इसमें वीआईपी या एरिस्टोक्रेटिक लोग नहीं होते, इलाइट क्लास नहीं होता है, कॉमन मैन होता है ना, मतलब ये समझ लो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको क्राउड कह दिया जाता है। और इलाइट का मतलब क्या हुआ, इलाइट का मतलब सामान्य से हट के थोड़ा अलग होते हैं, ये एरिस्टोक्रेटिक पीपल होते हैं, एक नोबल लाइफ जीते हैं, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीते हैं, तो ये आते हैं इलाइट। तो ये तो अलग हो गया ना,
कॉमन मैन का अपोजिट ही हो जाएगा एलाइट क्लास। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक अच्छे ऑप्शन के रूप में ले रहा हूँ। अगर इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो यही आंसर होगा। नॉइज का मतलब शोर हुलहुल कोई मतलब ही नहीं है। रबिश का मतलब कूड़ा कचरा होगा, ये कुछ है ही नहीं। और हैवक का मतलब खतरा होगा, यहाँ कोई नहीं ऑप्शन हुआ। ठीक, तो अब आपके पास एलाइट के सिवा और कोई चारा नहीं है। कुछ भी मतलब उस सेंस का वर्ड दिया ही नहीं है एक्सेप्ट एलाइट। तो यू विल हैव टू गो विद एलाइट, यू हैव नो चांस, यू हैव नो चॉइस। आगे आते हैं 12 नंबर पे, 12 नहीं 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो डबल फिलर दिया है, एक फिलर यहाँ दिया है, एक फिलर यहीं दिया हुआ है, और सबके साथ देखो दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें करना क्या होगा कि आप पहले एक को फिट करिए। कभी कभी क्या होगा, सपोज करो कि जैसे हमारा पहला वाला फिलर है, पहले वाले फिलर के लिए सपोज हमारा सैंपल भी फिट हो गया और स्पेसिमेन भी फिट होगा। सैंपल, स्पेसिमेन और मॉडल, ये तीनों चीज़ें करीब करीब आ जाएंगी, पैटर्न नहीं फिट होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि केवल पैटर्न फिट हो, बाकी कोई ना फिट हो। ठीक, अगर पहले में 3 मिले तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में देखेंगे कौन कौन फिट हो रहा है। सपोज करो कि दूसरे वाले में हमारा 2 फिट हो रहा है, 2 नहीं फिट हो रहा है, तो उसमें देखेंगे एक कौन दोनों में आ रहा है। अब इसको क्वेश्चन पढ़ के देखो, लिखा है द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल दैट एवर लिव्ड। ब्लू व्हेल मतलब नीली व्हेल, सबसे बड़ा एनिमल जो कभी इस धरती पर पाया जाता था। एवर लिव्ड का मतलब हुआ। आगे लिखा है द लार्जेस्ट डैश ग्रो टू द लेंथ ऑफ ब्लैक बॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। जो लार्जेस्ट डैश है, तो लार्जेस्ट क्या हो सकता है, लार्जेस्ट सैंपल, पैटर्न, स्पेसिमेन, मॉडल। तो लार्जेस्ट सैंपल या मॉडल या स्पेसिमेन तीनों हो सकता है। लार्जेस्ट सैंपल भी हो सकता है, स्पेसिमेन भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है। इसमें तीनों लगा। ये मतलब जो सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है वो कितना, एक बास्केटबॉल के कोर्ट की जितनी बड़ी हो सकती है। अब आप समझ लीजिए बास्केटबॉल का कोर्ट कितना बड़ा होता है। अब ब्लू व्हेल्स हार्ट इज एज बिग एज अ कम्पैक्ट कार। एक कम्पैक्ट कार के जितना बड़ी तो जितना बड़ा तो उसका हार्ट ही होता है। इट्स टेल्स, इसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है। टेल फ्लूक का मतलब क्या हो, जो पीछे की ओर लगा रहता है ना, ये ऐसे ये वाला, ये टेल फ्लूक होता है। तो इसका जो टेल फ्लूक है वो एज वाइड एज सोसर्स गोल, ये सोसर के गोल जितना बड़ा होता है। अब आगे लिखा है कि दीज एनिमल्स वर हंटेड, लेकिन इन जानवरों का हंटिंग मतलब इनका शिकार होता है इतना बुरी तरह होता है कि नियरली टू देयर डैश, इतना बुरी तरह इनका शिकार होता है कि ये करीब करीब क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ पर इनके लिए जो वर्ड यूज करोगे वो क्या होगा, विलुप्त होगा। इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, विलुप्त होने के लिए कौन सा वर्ड लगाते हो, रिमूवल लगाओगे, इरेडिकेशन लगाओगे, एक्सटिंक्शन लगाओगे या एलिमिनेशन लगाओगे। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है। जब कोई जीव, जब कोई प्रजाति, कोई पेड़ पौधा विलुप्त हो जाता है, धरती से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। तो सबसे सुटेबल वर्ड दूसरे वाले फिलर के लिए क्या था, एक्सटिंक्शन, और पहले वाले के लिए स्पेसिमेन करेक्ट था। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा। रिमूवल नहीं हो सकता। रिमूव क्या होता है, जब कोई चीज़, जैसे कापी किताब पर कोई चीज़ हो या दीवार पर कुछ लिखा हो, उसको मिटाते हो तो वो रिमूवल होता है, मिटाना होता है, विलुप्त होना नहीं होता। रिमूवल मिटाना होता है। इरेडिकेशन का मतलब समूल नाश कर देना। तो इरेडिकेशन एक्चुअली किसी जीव जंतु के लिए नहीं लगता, किसी बुराई या बीमारी के लिए यूज किया जाता है, बुराई या बीमारी। जैसे गवर्नमेंट ने दावा किया है कि हमने चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया है, तो ये इरेडिकेट होता है। और एलिमिनेशन क्या होता है, सपोज करो 5 कंटेस्टेंट हैं, उसमें से 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला, तो एलिमिनेट करते जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड वाला होगा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक, 22 में क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी मतलब क्या हुआ, ही सेड टू मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लग जाएगा। अगर यहाँ आई लगा है तो मी के लिए लगा होगा, तो मी का आई बनने का मतलब यहाँ पर यू रहा होगा। ठीक है, कुड की जगह क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। ईट का ईट ही रहेगा, फ्रॉम हिज है। ये हिज कौन है, ये क्या है, हिम है, ये ही है। तो अगर सब्जेक्ट की जगह पे ले आ रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, मी नहीं, माई प्लेट, ये माई प्लेट हो जाएगा। चलो ढूंढो, ही सेड टू मी कैन यू ईट। अच्छा, कैन यू ईट, भैया ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्वेश्चन हो जाएगा तो यहाँ टोल्ड नहीं लगता, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। ही सेड टू मी आई कैन ईट, आई नहीं, यहाँ पे यू होना चाहिए था, गलत हो गया। ही सेड यू कैन ईट फ्रॉम माई प्लेट, ये हमको एकदम से ठीक लग रहा है।
और ही सेड टू मी, अरे यार ये गलत हो गया, ये गलत हुआ, ही सेड गलत हो गया, ही सेड के बाद ही सेड टू मी भी होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे ही सेड टू मी दिया हुआ है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो ही सेड टू मी यू कैन ईट फ्रॉम माई प्लेट, ये वाला चौथा वाला सही होगा, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी का डिसीजन था, जब चौथा देखा तो लगा कि नहीं तीसरा गलत है, चौथा होना चाहिए। अब आगे आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या है भाई, एक बहुत बड़ा सा PQRS है, अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इनको भी कर देते हैं। इसमें भी S1 और S6 ऑलरेडी फिक्स है, अब PQRS आपको सेट करना पड़ेगा। तो चूँकि एक पेज में आया नहीं, एक पेज में मैं अगर इसको ला देता तो आप पढ़ ना पाते कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैंने दो पेज में स्प्लिट किया हुआ है। तो अब आप पहले पढ़िए, एक तरफ से पहले पढ़ लीजिए, बाद में तो हम इसको अरेंज करेंगे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं S1 से जो फिक्स है, मतलब फर्स्ट नंबर पे, द पोस्टर रैंक्स हाई एज अ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। जो पोस्टर है पब्लिसिटी के मीडियम के रूप में उसकी रैंकिंग क्या है, हाई है। ठीक, मतलब समझ गए, पब्लिसिटी के माध्यम के, प्रचार के माध्यम के रूप में पोस्टर की जो रैंक है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत अच्छा प्रचार माना जाता है पोस्टर लगाना। क्यों माना जाता है, अब आगे देखो, इसके बाद इसका कारण देना चाहिए ना यहाँ पे इनको। पी में लिखा है एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिस्प्लेड बिफोर अ मच लार्जर नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पोस्टर की ही विशेषता है कि अगर पोस्टर पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक दिखाई देगा ये। ठीक, ये किससे रिलेटेड हो गया, ये पोस्टर से रिलेटेड है। बाय मीन्स ऑफ अ पोस्टर, मतलब ये हुआ बाय मीन्स ऑफ पोस्टर, मतलब अगर पोस्टर लगाते हैं तो। देन बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द प्रेस। इन्होंने कहा कि अगर प्रेस में आप इतना ही पैसा खर्च करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर पर आप इतना पैसा खर्च करते हैं, तो न्यूज़पेपर पे उतने ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे जितना ज़्यादा दिन तक न्यूज़पेपर में एक दिन देखेंगे। पोस्टर लगवाते हैं उतने ही पैसे का, तो वो महीनों तक ना रहेगा वहाँ पर और ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि एंड इट इज़ देयर फॉर ऑफन फाउंड, अक्सर ये पाया जाता है, टू बी द बेटर मीन्स ऑफ कीपिंग देम इन द पब्लिक आई। तो लोगों की निगाह में, लोगों की आंखों में रखने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या होता है, वो पोस्टर होता है। ठीक, तो यहाँ मतलब पोस्टर और न्यूज़पेपर में कंपेयर किया है और पोस्टर को सुपीरियर बना इन्होंने। क्यों लिखा है कि नार मस्ट इट बी फॉरगटन, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अ न्यूज़पेपर बॉट बाय द रीडर, न्यूज़पेपर एक रीडर खरीदता है, एंड ऑन दैट अकाउंट एंजॉयज एन इन्हेंस्ड वैल्यू। अब जैसे न्यूज़पेपर मेरा है तो मैं पढ़ूंगा ना, पोस्टर सब लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर तो मैं ही पढ़ूंगा। और फर्दर दैट द परचेजर यूजुअली टेक्स द पेपर होम, जो खरीदता है न्यूज़पेपर वो लेकर के अपने घर चला जाता है। और इट इज इट इज़ पर यूज्ड बाई होल हाउस होल्ड, और यही करीब करीब हर घर में होता रहता है। तो पी और क्यू हो गया। इसमें जो चर्चा हुई है क्यू वाले में वो केवल न्यूज़पेपर पर हुई है, पी वाले में हम पोस्टर से न्यूज़पेपर की ओर जा रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, आपको इसका आधा वाला भाग दिखाते हैं। इसके आधे वाले भाग में देखो क्या लिखा है, आर में इट हैज़ बाई रीजन्स ऑफ इट्स साइज। ऐसा क्यों है बाई रीजन्स ऑफ इट्स साइज, ऐसा इसलिए है कि इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और द फैसिलिटीज विच इट अफोर्ड्स, और ये जो हमको फैसिलिटी देता है वो क्या है, फॉर द यूज ऑफ कलर। इसमें जो है हम कई कलर भी यूज कर सकते हैं। अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन द पब्लिक माइंड, अगर इसमें हम कलरफुल बना देते हैं तो लोगों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है, और इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। तो ये किसके लिए है बताओ, ये तो पोस्टर के लिए है कि नहीं है, ये भी पोस्टर के लिए है। आगे आ जाओ, मतलब हमारा आर पोस्टर के लिए था और हमारा कौन सा पोस्टर के लिए था, पी पोस्टर के लिए था। ठीक, दोनों पोस्टर के लिए हैं। और लेकिन पी में क्या है, पी में पोस्टर प्लस न्यूज़पेपर दोनों है और आर में केवल पोस्टर है। स्टार्टिंग सेंटेंस में S1 में क्या था, केवल पोस्टर था, S1 में केवल पोस्टर है। ठीक है, आगे आ जाओ। इट मस्ट हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अटेंशन रिसीव्ड बाय अ न्यूज़पेपर इज मोर इनिशिएट, ठीक, इज मोर इंटीमेट दैन दैट अकॉर्डेड टू अ पेपर पोस्टर। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर और पोस्टर के बीच में कंपैरिजन है। तो हमारा जो S1 है, अब मैं आपको एक तरफ से एनालिसिस कर देता हूँ इन चीज़ की। S1 का जो हमारा सेंटर है, सेंटेंस का सेंटर है वो क्या है, पोस्टर है।
इन्होंने कहा कि पोस्टर से प्रचार करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो पोस्टर से सेंटेंस उठाया है तो हम पोस्टर पर ही चलेंगे। तो इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आर में क्या बताया है, पोस्टर से प्रचार करना क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसकी साइज बहुत बेनिफिशियल है और इसमें कलरफुल इसको हम छाप सकते हैं। अब इसके बाद पोस्टर के बाद अब हम किस पे आ जाएंगे, पोस्टर आ गया, पोस्टर के बाद हम आ जाएंगे ऐसे सेंटेंस में जिसमें पोस्टर और न्यूज़पेपर दोनों हैं। तो पोस्टर न्यूज़पेपर दोनों है, तो पी में था पोस्टर और न्यूज़पेपर दोनों, तो पी लगा लो। पी में पोस्टर न्यूज़पेपर का कंपैरिजन करने के बाद हम सीधे सीधे किस पे आ जाएंगे, सीधे सीधे आ जाएंगे जिसमें केवल न्यूज़पेपर की बात। पी में हमको पोस्टर और न्यूज़पेपर दोनों मिलता, पहले पोस्टर बाद में न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर इसके लास्ट में मिला तो फिर हम न्यूज़पेपर का सेंटेंस किस में पाते हैं, एस में कनेक्ट कर दिया। और एस वाले के बाद क्या लगाएंगे, तब हम आर लगाएंगे, आर को बाद में लगाएंगे क्योंकि आर वाला ही 6 वाले से कनेक्ट कर पा रहा है। तो क्या होगा, आर पी एस क्यू करना पड़ेगा, क्यू नहीं है ये, क्यू है, एस पी क्यू वाले में दिया था ना जिसमें दोनों के बारे में था। तो आर पी एस क्यू हमको कहाँ मिल रहा है, पहले वाले में मिल रहा है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब की बार, क्वेश्चन नंबर है खुल जाओ 24। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं, इसमें एक इडियम दिया हुआ है, तो इडियम की मीनिंग बताओ। तो इडियम क्या है, देखो लिखा हुआ है कि सेपरेट द व्हीट फ्रॉम चैफ। चैफ को मतलब होता है भूसा। अब समझ कितने लोग ऐसे हैं जो किसान के घर से बिलोंग करते हैं और कभी ना कभी खेती वेती किए होंगे। तो भूसे से गेहूं को अलग करना क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं ना, ओसाना कहते हैं या विनोइंग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, कुकिंग फूड ड्यूरिंग फेमाइन, बिल्कुल नहीं होगा। टू सेपरेट वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब क्या हुआ, गेहूं आप निकाल रहे हैं किस में से, वर्थलेस मतलब भूसे में से। हालांकि भूसा एकदम वर्थलेस नहीं होता, उसको जानवर खाते हैं भाई। लेकिन अब यह है कि मतलब व्हीट और चैफ की बात करोगे तो व्हीट ज़्यादा वैल्यूएबल, मतलब यही वाला ऑप्शन हुआ कि आप चैफ से गेहूं को अलग कर रहे हैं, मतलब वर्थलेस में से वैल्यूएबल चीज छांट कर निकाल रहे हैं, तो दूसरा वाला आंसर हो गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बताओ। तो यहाँ देखो वाज के साथ लिखा है टॉट। वाज के साथ टॉट का मतलब हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले भी जिक्र आ चुका जब डिड नॉट वाला मैंने बताया था। तो वाज के साथ टॉट, तो वाज टॉट का मतलब क्या हुआ, एक्टिव में क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जो बाय होम लिखा है, बाय होम की जगह क्या लिखा जाएगा, हु। तो हु टॉट, सबसे पहले क्या होगा, हु टॉट। तो हु टॉट, हु वर्ब लगा तो हुआ टीचिंग नहीं होगा। बाय होम तो हो ही नहीं सकता, बाय होम का एक्टिव बाय होम हो नहीं हो सकता। तो हु टॉट चाहिए हमें, यहाँ पे हु के साथ टॉट है, यहाँ हु के साथ टीचर्स है, टीचर्स नहीं होगा, हु टॉट होगा, तो थर्ड वाला आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें क्या करना है आपको, एंटोनिम। तो हम 25 क्वेश्चन लगा चुके हैं, मतलब आज का जो हमको टारगेट करना है उसका आधा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आधा और कंप्लीट कर लेते हैं, हो जाएगा, चिंता मत करो। तो 26 पे आ जाओ। इसमें क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है किसका, रिनीगेट का बताना है एंटोनिम। रिनीगेट का मतलब क्या होता है, एक देखो, एक रिनीगेट का मतलब होता है ढोंगी, पाखंडी। पाखंडी दूसरी अंग्रेजी बताओ, हाइपोक्राइट। ठीक है, नहीं पता हो तो नोट कर लेना। हाइपोक्राइट मतलब ढोंगी या पाखंडी होता है। एक और मीनिंग होती है इसका, जो अपने ही धर्म को त्याग देता है। तो मतलब अपने धर्म का त्याग करने वाला, खासतौर से धर्म त्याग के लिए यूज होता है। तो अब इसका एंटोनिम बताओगे तो देखो, या तो हमें हाइपोक्राइट का एंटोनिम मिलेगा या तो त्याग करने का एंटोनिम मिलेगा। फ्यूजिटिव एक वर्ड दिया, तो फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा। भगोड़ा भी देश त्याग कर भाग जाता है। भगोड़ा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पीछे देश की पुलिस पड़ी हो और देश छोड़कर भाग गया, जैसे हम कह सकते हैं विजय माल्या हो गए, और भी कई लोग हैं ना, आजकल तो कुछ लोगों का नाम लेना खतरनाक है। ठीक है, तो ये हो गए, इनको कहा जाता है भगोड़ा। लीडर का मतलब क्या हुआ, नेतृत्व करने वाला, इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो खैर भागने वाला हो गया। क्रिमिनल अपराधी है, यहाँ उसका भी कोई मतलब नहीं है, भाग जाता है तो अपराधी होगा तभी भाग जाएगा। फॉलोअर का मतलब क्या हुआ, अनुयायी हो जाता है। ठीक है, अब हमको किसका एंटोनिम मिला बताओ, ये त्याग करने वाले का अपोजिट हमको मिल गया।
रिनीगेट का मतलब होता है अपने धर्म का त्याग करने वाला, और फॉलोअर का मतलब होता है अपने धर्म का अनुयायी हो गया जो उसको फॉलो करता है। तो चौथा वाला हमारा हो गया रिनीगेट का एंटोनिम, यही हमारा आंसर होगा। अब आगे आ जाओ अपने 27 पे। तो 27 में देखो, फिर ये क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक, साइज छोटी कर दिए, एक पेज पे आ जाए। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आंखें ऐसे करके देख लेना, है ना। चलो अच्छा, तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहले डायरेक्ट देखो, लिखा है द टीचर वाज हैप्पी टू मीट हर, इतने में कोई मतलब नहीं है, ये सब में दिया होगा। और आस्क्ड, याद रखना आस्क्ड मतलब पूछा है इन्होंने। व्हेन डिड यू कंप्लीट, व्हेन लगा इंट्रोगेटिव हो गया, डिड लगा पास्ट इंडिफिनिट हो गया, कंप्लीट है। तो डिड का क्या होगा, हैड होगा, लेकिन ये हैड कहाँ होगा, यू के बाद होगा। ठीक, एक बार और देखो इसको, व्हेन डिड है, व्हेन अपनी जगह रहेगा, यू की जगह पर क्या हो जाएगा, यू हर के लिए चेंज होगा तो यू की जगह सी हो जाएगा, लेकिन डिड इधर चला जाएगा। डिड के साथ क्या होगा, डिड कंप्लीट। अब डिड का जब पास्ट परफेक्ट बन जाता है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीट है, तो व्हेन यू की जगह हो जाएगा सी, व्हेन सी हैड कंप्लीटेड ऑल दीज का दोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चारों में दोज दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो व्हेन शी हैड, ठीक, व्हेन सी हैड, यहाँ दिया व्हेन सी हैड कंप्लीटेड, हमको पूरा पूरा सही सही यहाँ पे मिल गया। क्रॉस चेक कर लो, व्हेन हैड शी कंप्लीटेड, ये सी के पहले हैड आ गया, गलत हो गया, जबकि हैड को सी के बाद में होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ लिखा है कि व्हेन सी हैड बीन कंप्लीटिंग, हैड के साथ बीन क्यों, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों चला गया, ठीक, परफेक्ट में जाना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखो व्हेन डिड सी कंप्लीट, डिड का एक्टिव वॉइस में डिड हो तो पैसिव में डिड नहीं होता, उसकी जगह हैड हो जाता है। तो वो पहला वाला ऑप्शन ही है सबसे सूटेबल, और कोई नहीं है। ठीक, आगे आओ, आपका आया क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पे आ गए। 28 में क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, टू बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो। अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हो तो कार का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तो मतलब क्या हुआ, एक ऐसी पोजीशन में होगा जहां से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो लिखा टू अलाउ अदर पीपल टू पास योरसेल्फ, बिल्कुल नहीं होगा। टू बी इन द चार्ज ऑफ कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, यही होगा। ठीक, आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है टू बी एबल टू ड्राइव अ व्हीकल, यह गाड़ी चलाने के लिए नहीं है भाई, वो इडियम है, मुहावरा है। ठीक है, तो गाड़ी चलाना वहाँ सेंस ही नहीं होगा। आगे आ जाओ, 29 पर आते हैं। 29 में देखो फिर से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो दे विल सेंड मधु अवे टू अ बोर्डिंग स्कूल, अवे टू अ बोर्डिंग स्कूल को गोली मारो, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है। मधु सब्जेक्ट हो जाएगी, और विल सेंड है, विल सेंड का मतलब क्या हुआ, विल सेंड की जगह होगा विल, और मॉडल वर्ब के बाद बी लगता है, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट। तो आप सबसे पहले, मधु सब में पहले लगा हुआ है, विल बी सेंट ढूंढो, तो विल बी सेंट में देखो यहाँ विल हैव लगा दिया, नहीं होगा। विल सेंड, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं, पैसिव में विल बी आना चाहिए। दो बच रहे हैं, मधु शैल बी सेंट या मधु विल बी सेंट, तो मधु थर्ड पर्सन, उसके साथ शैल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, विल बी सेंट। आई थिंक क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहुँचे 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्या करना, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। इनडायरेक्ट स्पीच में इतना लिखा हुआ, डायरेक्ट में आ जाओ। रॉन सेड टू मी, रॉन ने मुझसे बोला, क्या बोला, कि ही हैड हिज लंच एट 2 PM यस्टरडे। तो एक तो यस्टरडे से हमें काम देना है, तो यस्टरडे किसी में नहीं लगा, सब में प्रीवियस डे लगा हुआ है, तो इस वाले क्लू से हमारा कोई काम बना नहीं। सेड पास्ट में है, ये ध्यान देना, यहाँ दैट लग जाएगा। और ये जो हैड है वो क्या है, एक्चुअली हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है या पास्ट इंडिफिनिट की मेन वर्ब है। तो यहाँ ही हैड हिज लंच, ये हैड मेन वर्ब है, हैड के साथ और कोई थर्ड फॉर्म तो लगी नहीं है, तो ये हैड क्या है, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, खाने पीने के लिए टेक के सेंस में लगा, ही टुक हिज लंच, तो हैड हो गया, वर्ब की खाने के लिए टेक के सेंस में सेकेंड फॉर्म है। अभी मैंने कहा था कि अगर सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट होगा तो उसकी जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, अगर हैड सेकेंड फॉर्म है, खाने के सेंस में हैड लगाए हो, तो उसी खाने वाले सेंस में ही उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, हैड हैड। अब आप सोचो कि 2 बार हैड हैड कैसे लग सकता है। ये हैड है कौन सी, खाने वाली, लंच करने वाली हैड जो है वो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये हैड क्या होगी, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हैड हैड दोनों लगा। तो ढूंढो जहाँ पर आपको हैड हैड मिल जा रहा है। तो यहाँ लिखा दैट ही हैड हिज लंच, बिल्कुल नहीं होगा, ही एट। देखो वहाँ पे अगर खाने के लिए हैड लगा हुआ है तो आप एट क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो हैड यहाँ हमको मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, हैड ईटन। अब खाने के लिए यार, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, जब खाने के लिए इन्होंने हैड लगाया तो आप ईटन क्यों लगा रहे हो, उसी हैड को ही लगाओ ना। उस हैड के पहले आप एक हैड लगा दीजिए पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, काम खत्म हो गया। तो ये 2 हैड होगा, ठीक है। कई बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको लगातार 2 हैड लगाना दर्द कर रहा होगा कि ये तो 2 हैड एक साथ कैसे हो सकते हैं, ग्रामेटिकली है। ये वाली हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड लगा है लंच खाने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो 31 में देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में फिर वही इनडायरेक्ट है। लिखा चाइल्ड सेज, याद रखिएगा सेज प्रेजेंट में है। आई डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल, आई कौन हो गया, ये चाइल्ड हो गया, तो ही लगा लो। अब ये डू नॉट है, ठीक है। तो डू नॉट का डिड नॉट नहीं होगा यहाँ पर। अभी तक आप क्या करते रहे, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते रहे, लेकिन अब की बार यहाँ क्या क्या, सेज। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता, तो डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डज नॉट होगा। क्यों, क्योंकि आई हट के इसकी जगह पर बच्चा आ रहा है। अब आ जाओ, यहाँ हुआ चाइल्ड सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, मुझे तो ये एकदम से ठीक लग रहा है। अब ये देखो दूसरा वाला गलत हो रहा है, क्यों, मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ, पहला मैंने सही कहा है। दूसरे वाले में देखो यहाँ पे अगर आई है तो ये आई चेंज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, तो ये आई गलत हो गया, तो ये भी आई गलत होगा, ठीक, जाहिर सी बात है। अब आई क्या है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट होता है, नरेटर होता है, तो नरेटर चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए यहाँ पे ही लगाया, ठीक है, लेकिन ही के साथ डू नॉट नहीं, डज नॉट लगता, तो ये गलत हो गया। इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन है आपका, ठीक, पहले के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाओ अपने 32 पे। 32 में क्या आ रहे हैं, फिर से इनडायरेक्ट स्पीच, रोहन सेड, ध्यान देना ये पास्ट में है, तो कनेक्टर क्या होगा, दैट। आई कौन होगा, आई रोहन होगा, ही हो गया। विल का क्या हो गया, वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ही वुड अराइव लेट, दैट के बाद ही वुड। देखो विल का विल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी तो हम कह रहे थे कि नहीं चेंज होगा। देखो अगर ये सेड में है, पास्ट में है, तब तो विल का वुड होगा, तो विल का तो पहले, ठीक है। ये इज कहाँ से पा गए, इज तो आ ही नहीं सकता ना, विल की जगह पर इज कहाँ आएगा। सीधे पास हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है, तीसरा वाला। अब आगे आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक। 33 में क्या है, देखो 33 में फिर इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। आ जाओ, मोहन मोना सेट टू मी, ये देखो ये पास्ट में है, यहाँ ध्यान देना, सेट टू मी। अब यहाँ क्या लिखा, आर, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन हो गया, यहाँ देखो इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है। आर यू प्लानिंग अ ट्रिप टू डिज्नीलैंड, ठीक है। इसमें अ ट्रिप टू डिज्नीलैंड का कोई मतलब ही नहीं है, वो चेंज ही नहीं होगा, बस यू चेंज करो और आर को चेंज करो। तो ये यू कौन है, यू मैं हूँ, ठीक, मुझसे पूछा गया, तो यू की जगह आई हो जाएगा। अब आर का पास्ट होगा, तो आर का पास्ट वाज वर होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज हो जाएगा। अब इसकी जगह पे कनेक्टर की जगह पे इफ़ या वेदर लगाओगे, इफ़ आई वाज या वेदर आई वाज, ये ढूंढो। तो यहाँ पे दैट लगा हुआ, ये हो ही नहीं सकता है। इफ़ आई वाज प्लानिंग, यहाँ पे ठीक लग रहा मुझे, इफ़ आई वाज प्लानिंग। यहाँ देखो वाज आई प्लानिंग, तो पहले तो इंट्रोगेटिव में दैट कनेक्ट नहीं होता है। अब इफ़ से कनेक्ट होगा तो यहाँ वाज लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा, तो ये दूसरा वाला ही ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है, उस दूसरे के अलावा कोई नहीं सही है। आगे आ जाओ, आपके क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो 34 ये रहा आपका 34 में फिर क्वेश्चन कैसा है, एरर का क्वेश्चन है। तो चलो एक ऑप्शन भी एरर का है, इफ़ आई वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ़ आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बताओ कि ये सेंटेंस काल्पनिक है या हकीकत है। जाहिर सी बात है ये सेंटेंस काल्पनिक है, और टेंस में मैंने बताया था, कंडीशनल सेंटेंस में भी बताया था कि जब भी हम इमेजिन करते हैं, कुछ सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमेशा वर्ब लगता है। सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्लूरल, उसके साथ हमेशा वर्ब लगेगा।
प्रेजेंट कभी नहीं होगा और सिंगुलर वाज कभी नहीं लगेगा, हमेशा वर। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर मिलियनायर, इफ आई वर अ ट्रिलियनायर, इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे होगा। तो इफ आई के साथ वाज नहीं लगना चाहिए, वर लगना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत कौन सा होगा? थर्ड वाला ऑप्शन। आगे आ जाओ। अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 35। 35 में फिर से क्या है? एक इडियम है, हिट द नेल ऑन द हेड। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। एमटीएस का पेपर साथ में सॉल्व करा रहा हूँ, तो अभी तक मैंने जो एमटीएस का पेपर सॉल्व करवाया है 2023 में जो पेपर हुआ था मई में, उसमें हिट द नेल ऑन द हेड कम से कम 3-4 बार आ चुका है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब वही एक्सप्लेनेशन जैसे मैं उसमें समझा रहा हूँ कि एक कील हो गई, ठीक है, यहाँ नुकीली होगी। अब हथौड़े से आप अगर इसकी यहाँ पे मतलब नेल को एकदम हेड पे मारते हैं, मतलब आप एग्जैक्टली राइट काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। टेक एडवांटेज ऑफ गुड सिचुएशन, नहीं, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, एकदम से एकदम करेक्ट, एकदम राइट काम करना, ठीक, राइट जगह हिट करना। 35 में हो गया। अब आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखो खाली जगह भरनी है। आ जाओ, चलो देखते हैं। लिखा है आवर फोर फादर्स लव्ड ट्रीज एंड फॉरेस्ट सो मच। हमारे पूर्वज पेड़ों को इतना, जंगलों को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि दे डैश डाइफाइड इट। डाइफाइड मतलब उसको उनका दैवीकरण कर दिया, मतलब उनका ईश्वरीकरण कर दिया, उनको पेड़ पौधों को देवता के रूप में देखा उन्होंने, वही है डाइफाइड। एंड वर्शिप्ड देम एज, और इनको पेड़ पौधों को, जंगलों की पूजा की एज एबोर्ड्स ऑफ वृक्ष देवता एंड वन देवता। एबोर्ड का मतलब क्या हुआ? घर। और इन पेड़ों को क्या वृक्ष देवता और वन देवता का घर मानने लगे। इतना वो लोग इनको करते थे, इतना इनके महत्व को समझते थे, इतना उन्हें पेड़ों से और जंगलों से प्यार था कि उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने इनको देवी देवता का स्वरूप दे दिया। यहाँ तक कि इन्होंने, तो यहाँ तक कि मतलब क्या होगा? इवन लगेगा, ठीक, एक ही ऑप्शन है हाँ, इवन, ठीक, दैट दे इवन डाइफाइड, मतलब इन्होंने उनको देवी देवता तक बना डाला। ठीक है, तो यहाँ हार्टली और डाउन राइट और चीफली का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप कहेंगे डाउन राइट का क्या मतलब होता है? तो डाउन राइट का मतलब होता है ना बहुमुखी, चौमुखी, या आप ये कह सकते हो बहुत ही स्पष्टवादी। हाँ, चौमुखी मत ले जाओ, स्पष्टवादी ले जाओ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, या कह सकते हो एकदम फ्रैंक, ठीक है, या एकदम से कैंडिड। ठीक है, ये होगा इसका डाउन वर्ड का। बाकी चीफली और हार्टली तो आप जानते ही हो। आओ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो 37 में क्या पूछा है? देखो वही इतना बड़ा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है। अब इसमें यहाँ ऑप्शन दिया नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। चलो लिखा है यू मस्ट एंजॉय एडिशनल हैंड्स, ठीक, यू मस्ट एंजॉय एडिशनल हैंड्स। आगे लिखा मतलब आप कुछ और, एडिशनल हैंड का मतलब जानते हो क्या होता? मदद किसी की लेना। इनकम्प्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। देखो भाई एक बात बताएं, इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने में आप दूसरे से मदद मांग सकते हैं। तो अगर इन लगाते हो तो मैंने कहा था टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके साथ क्या लगाओगे? टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, या टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, या तो इनके साथ इसको कंप्लीटिंग करो, ठीक, इन कंप्लीटिंग करो, ठीक है, या फिर दूसरा काम क्या होगा? आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। क्या करो? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ठीक। अगर दोनों मिल जाता है तो इसमें फिर दोनों में बहस होगी, क्या करना होगा? इन्होंने कहा कि जो पर्पज है, एक बात और समझ लो, अगर पर्पज है, उद्देश्य दिया होगा तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है सिंपली कार्य के लिए। अगर उद्देश्य बता रहे हो तो उद्देश्य में टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कभी कभी फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन वो कारण बताने के लिए होता है, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन ढूंढो। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और नो सब्स्टिट्यूशन है इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम। दोनों चीज़ें मिल गई हमें, दोनों चीज़ें मिल गई। तो अब हमको क्या करना पड़ा? यहाँ फॉर कंप्लीटिंग भी दे दिया है, लेकिन ऑफ टाइम दिया है, चौथा वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। पहले और तीसरे में आपको चुनाव करना है। तो इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम, और दूसरा है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इन टाइम को मतलब समय के पहले पहले, ऑन टाइम को मतलब एग्जैक्ट टाइम पर। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन्होंने कहा कि आप एडिशनल हैंड्स मतलब किसी और की मदद ले सकते हैं ऐसा करने के लिए। तो किसी की मदद ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? ये करने के लिए, तो मतलब क्या हुआ? ये हमारा
पर्पज हो गया। तो पर्पज लगेगा तो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेफरेंस देंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो पहला वाला ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। ठीक है, तो 38 में क्या है, 38 में इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। लिखा है कि माई मदर विल बेक 2 डजन कुकीज। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, विल बेक अभी विल के साथ एक सेंटेंस आया था, मैंने आपको बताया था विल के साथ आप बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेक्ड, विल बी बेक्ड हो जाएगा। 2 डजन कुकीज़ ये पहले ले लेंगे, 2 डजन कुकीज़, तो सब में 2 डजन कुकीज़ लिखा हुआ है, इसको गोली मारो, कुछ करना धरना नहीं है। विल बी बेक्ड, ये ढूंढो आप, विल बी बेक्ड, यहाँ सैल बी बेक्ड, सैल नहीं लगाना है हमें, विल के साथ बेक्ड लगा दिया, गलत हो गया। विल हैव बीन, विल के साथ हैव नहीं, विल बी ढूंढो आप, तो ये हो गया विल बी बेक्ड, ये आपका चौथा वाला आंसर हो गया। आगे आ जाओ 39 में, तो 39 में क्या कह रहे हैं भाई, देखो इन्होंने कहा कि मैलिस का एंटोनिम बताओ। ठीक है, तो मैलिस का मतलब क्या होता है, मैलिस का मतलब होता है इलविल, बुरी भावना, किसी से जलन, जब आप सोचते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, दुर्भावना होती है मैलिस। ये किससे बना हुआ है, ये एक वर्ड है मैल, ठीक है, एक रूट वर्ड है। माल किसके लिए यूज़ किया जाता है, बैड के लिए, जैसे माल फंक्शन, माल प्रैक्टिस, माल अप्रोप्रिएशन, मैलिस, मैलिसियस, मैल फैक्टर, ठीक है, और मालफिशियरी, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक वीडियो है मेरा रूट वर्ड वाला, उसमें माल और बेनी पर मैंने कम से कम 15 वर्ड बनवाए हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, इससे और कितने वर्ड बन सकते हैं। अभी मैं यहाँ बनाया हूँ केवल माल से एक वर्ड बनाया हूँ, वो क्या होता है, दुर्भावना, किसी के प्रति हम जब बुरा सोचते हैं तब। तो इसका एंटोनीम बताना है। एंटोनीम बताने का मतलब जब हम किसी का अच्छा सोचते हैं। तो मैलिस के लिए अभी हमने क्या लिखा था, दुर्भावना या किसी के लिए बुरी भावना, इल विल लिखी थी, तो उसका एंटोनीम क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। एनिमिटी दुश्मनी हो जाती है, एनिमसिटी है, एनिमसिटी भी वही हो गया आपका, दुश्मनी के सेंस में आएगा। ठीक है, और रैंकर दिया हुआ है, तो ये रैंकर का मतलब यही होता है, मैलिस होती है दुर्भावना, तो ये एग्जैक्ट साइनोनिम हो गया। रैंकर मतलब किसी के प्रति आपकी बुरी भावना। आंसर मिल गया आपको, गुडविल। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो अब आपके पास कितने क्वेश्चन बचेंगे, इस 40 के बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे, देखिए वो भी अभी जल्दी ही में हो जाएगा। इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द एरर इन गिवन सेंटेंस। अब एरर बताओ। इन्होंने कहा कि इस सेंटेंस में कोई एरर है, इसमें कोई एरर है, और उस एरर को इसमें से किस में करेक्ट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में क्या एरर है, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक देखो लिखा इन द फ्यूचर, भविष्य में, पीपुल आर नॉट गोइंग टू फिजिकल स्टोर्स, इन फ्यूचर पीपुल आर नॉट गोइंग, तो ये तो गलत हो गया, हमारी गलती कहाँ पे, यहाँ यही वाली गलती हो गई। ठीक है, अब आगे लिखा है कि, अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं, फिजिकल स्टोर्स एज मच एज दे डू नाउ, मतलब भविष्य में लोग फिजिकल स्टोर्स पर नहीं जाया करेंगे जितना कि आज जाया करते हैं। आगे लिखो इन द फ्यूचर पीपल वर नॉट गोइंग, तो फ्यूचर में वर लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। अब दूसरा देखो, इन द फ्यूचर पीपल आर नॉट गॉन, आर नॉट के साथ गॉन इतनी ब्लंडर हो जाएगी तो बहुत भयानक गलती हो जाएगी, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। पैसिव वॉइस में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता। इन द फ्यूचर पीपल शुड नॉट गो, फ्यूचर में लोगों को नहीं जाना चाहिए, अरे यार ये भी नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, इन द फ्यूचर पीपल विल नॉट गो टू फिजिकल स्टोर्स, ये हमारा चौथा आंसर सही होगा। ठीक, पहले ही मिल गए होते। अच्छा आगे आ जाओ 41 पे, तो 41 आपका क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, साइनोनिम बताना है किसका, कैमोफ्लेग का। कैमोफ्लेग का मतलब क्या होता है, गिरगिट, समझ गए, गिरगिट ये होता है जानवर में, इसका नाम होता है। अच्छा, इससे गिरगिट की विशेषता क्या होती है कि अगर वो हरे, मतलब किसी पेड़ के हरे पत्ते पर बैठा होता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। ठीक, अगर पीले पे बैठेगा तो उसका रंग पीला हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट पे बैठेगा उसी के रंग का वो हो जाता है, ताकि वो दिखाई नहीं पड़ता, गिरगिट है। अब गिरगिट से रंग बदलना ये बोला जाता है ना, तो ये क्यों करता है गिरगिट, ऐसा क्यों करता है। अच्छा, मिलिट्री वालों को जो कपड़े मिलते हैं वो भी कैमोफ्लेज कपड़े मिलते हैं, मतलब जैसे एकदम जंगल, जैसे जंगल होता है उसी तरह का उनके कपड़ों पर छाप वगैरह पड़ी होती है। ठीक है, तो कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज क्यों होता है बताओ, छिपाने के लिए ना, छिपाने के लिए ही तो होता है कैमोफ्लेज। अब आगे आ जाओ, अपारेल का मतलब क्या होता है, अपारेल होता है ड्रेस, राजाओं महाराजाओं के ड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। कवर का मतलब क्या हुआ, छिपाना, ढकना, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा, ये हो सकता है हमारा काम।
लेकिन और देखते हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, और डिस्गाइज का मतलब, हाँ ये ठीक, ज़्यादा सही, ऊपर वाले से ज़्यादा अच्छा क्या हो गया, वेश बदलना, तो ये वाला होगा आपका। देखो यहाँ कवर है ढकने के लिए, छिपाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा क्या, डिस्गाइज होता है। डिस्गाइज का मतलब हम अपना वेश बदलने के लिए जब यूज करते हैं, तो ये चौथा वाला होना चाहिए। ठीक, अब आंसर सही हुआ। अब आ जाओ आप अगले वाले पे। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका, 42, क्वेश्चन नंबर 42। आगे आ जाओ। इसमें क्या बताना है भाई, 42 में आपको एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है, ये एक इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें आपको एक डैज़लिंग एक वर्ड दिया हुआ है, उसका बताना है। ठीक, पढ़ लेते हैं। द हेड्स टर्न टू द ब्लैक। ठीक, जो हेड्स थे सब पीछे की ओर घूमे, बैक है, ब्लैक मुंह से निकल गया था, पीछे घूमे। वेयर डॉक्टर फाइजर, जहाँ पर डॉक्टर फाइजर सराउंडेड बाई द फीमेल ट्रूप ऑफ डांसर्स, जो मतलब फीमेल डांसर्स का एक ट्रूप, एक टुकड़ी थी, वो उनको घेरे हुए था। बीम्ड विद एक्सिलरेशन, बीम्ड मतलब उस पर उनके ऊपर एक रोशनी पड़ रही थी। बीम्ड विद एक्सिलरेशन इन अ डैज़लिंग ओशियन ग्रीन ड्रेस, ये सब लोग डैज़लिंग ओशियन ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे। डैज़लिंग का मतलब क्या हुआ, एकदम चमकदार, चमकदार, अरे यार ठीक से लिखो, चमकदार, चमचमाती हुई, ओशियन ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे। पेयर्ड विद स्टनिंग ज्वेलरी, और खूब मतलब चमचमाती हुई ज्वेलरी भी पहने हुए थे। तो ल्यूमिनस का मतलब क्या हो सकता है, ल्यूमिनस का मतलब चमकदार या प्रकाशित होता है। ल्यूमिनस क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश हो, ये प्रकाश से रिलेटेड है। जिंजरली एक वर्ड दिया हुआ है, जिंजरली का मतलब जानते हो, जिंजरली का मतलब होता है डरपोक। देखो एक नया वर्ड मिला आपको डरपोक के लिए, जिंजरली डरपोक के लिए होता है। एक वर्ड दिया है प्रिस्टाइन, तो प्रिस्टाइन का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, कोई चीज़ बहुत पहले की होती है। और लैक लस्टर का मतलब क्या होता है, लैक लस्टर मतलब बहुत ही डल टाइप का होता है, जो कह सकते हो जहाँ लाइट ना हो, धुंधला हो। ठीक है, अब देखो ये वर्ड था, इसका एंटोनिम बताना था। जो वर्ड है उसका मीनिंग है चमकदार, तो अपोजिट में क्या करोगे, जो लैक लस्टर है, जहाँ पे डल है, जहाँ लाइट कम है। अगर लुमिनस पे आ जाओगे तो साइनोनिम हो जाएगा। ठीक, बाकी और दोनों का कोई लेना देना नहीं है। वंस मोर क्लियर करके दिखाते हैं। डैज़लिंग मतलब एकदम चमचमाता हुआ, ल्यूमिनस मतलब प्रकाशित, साइनोनिम हो गया। जिंजरली डरपोक, प्रिस्टाइन प्राचीन, ये दोनों कुछ नहीं है ना, साइनोनिम एंटोनिम। लैकलस्टर का मतलब होता है डल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एंटोनिम आंसर हो गया। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाओ। देखो लिखा है द बेगर वुमेन सेड, एक महिला थी जो भीख मांग रही थी, उसने कहा कि व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी, इतना पैसा लेके मैं क्या करूँगा माय डियर प्रिंस। माय डियर प्रिंस राजकुमार से कहा, राजकुमार ने ज़्यादा पैसा दे दिया, तो उस महिला ने राजकुमार से कहा कि माय डियर प्रिंस इतना पैसा लेकर मैं क्या करूँगी। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, यहाँ क्या होगा, व्हाट का व्हाट होगा, विल पीछे चला जाएगा, आई मतलब सी हो जाएगा, और विल का वुड हो जाएगा, व्हाट शी वुड डू। ठीक है, व्हाट शी वुड डू, पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट शी वुड डू। तो टोल्ड, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पहली बात तो टोल्ड को काट दो, और फिर ये सेट को काट दो, फिर ये भी सेट कट गया। क्या होना चाहिए, आस्क्ड ले, कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल रिपोर्टिंग वर्ब से ये सेट हो गया। क्वेश्चन है, टोल्ड, सेट, सेट नहीं होगा, आस्क्ड होगा, हो गया काम। तीसरा 43 में वो फोर्थ वाला होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो फिर से एरर का क्वेश्चन है, ये लास्ट में दिया एरर, सीधे ये पढ़ो, आई इज एंग्री। अरे दादा हो, इतनी बड़ी मिस्टेक, इतना ब्लंडर। आई इज, आई के साथ इज नहीं लगेगा, एम लगेगा। आई एम एंग्री विद, और माई सेल्फ नहीं, आई एम एंग्री विद, हाँ ठीक है, माई सेल्फ तो ठीक है, आई एम एंग्री विद माई सेल्फ। खुद से ही नाराज होंगे तो मी नहीं होगा, माई सेल्फ होगा। आई एम एंग्री विद माई सेल्फ, आई के साथ एम लगेगा, ये इतनी ब्लंडर थी। अब ये भी ना कर पाओ तो फिर अब क्या कहें हम। आगे चलो, आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 45 में। तो 45 में क्या है, देखो एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्टिट्यूड, उसका साइनोनिम बताना है आपको। ठीक, लिखा है द सोल्जर्स द सोल्जर्स सोल्ड, सोल्जर हमारे सैनिकों ने, सोल्ड मतलब दिखावा, फॉर्टिट्यूड मतलब क्या हुई, सहनशीलता, एंड रेसिलेंस वाइल फेसिंग द अपोनेंट, जब दुश्मन का सामना कर रहे थे तो हमारे सैनिकों ने क्या किया,
रेजिलेंस और फोर्टिट्यूड का मतलब फोर्टिट्यूड का परिचय दिया। फोर्टिट्यूड का, अब यहाँ वैसे फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? सहनशीलता, सहनशीलता। अब सहनशीलता यहाँ दुश्मन का सामना कर रहे होंगे तो क्या होगा? धैर्य होगा, ठीक है ना? धैर्य, बहादुरी, साहस, करेज, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ देख लो आप सर, साइनोनिम बताना है। अब यह है कंसाइंससनेस, कंसाइंसस या कंसेंससनेस हो गया। तो कंसेंससनेस की मीनिंग क्या होती है? तो पहले तो ये बताओ आप लोग, ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता। एक वर्ड सुना होगा, ड्यूटीफुलनेस कह सकते हो। तो अब ड्यूटीफुलनेस साइनोनिम में आ तो सकता है। उन्होंने अपनी ड्यूटीफुलनेस और रेजिलेंस का परिचय दिया, तो रेजिलेंस के साथ में ड्यूटीफुलनेस नहीं ठीक है, मतलब वो सहनशीलता, धैर्य, ये वाला सुटेबल ज़्यादा आ रहा है, पराक्रम का सेंस आ रहा है। यहाँ पर कर्तव्य निष्ठा की बात नहीं आ रही, कर्तव्य तो परायणता तो वो हमेशा दिखाते हैं। एट्रोसिटी एक वर्ड दिया हुआ, तो एट्रोसिटी का मतलब क्या होगा बताओ? एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? क्रूरता, क्रूएलिटी होती है। तो उन्होंने क्रूएलिटी, देखो एक तो रेसिलेंस के साथ में अब क्रूरता, निगेटिव वर्ड नहीं, ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके साथ निगेटिव वर्ड आप नहीं लगाओगे, क्रूरता नहीं। इंजीन्यूटी दिया हुआ है, तो इंजीन्यूटी का मतलब क्या होता है? सरलता, बहुत ही सीधापन, भोला भालापन। दुश्मनों का सैनिक भोलापन नहीं दिखाएगा, ठीक है? क्या दिखाएगा आपको? ब्रेवरी दिखाएगा। मतलब उस समय रेसिलेंस के साथ में ब्रेवरी ज़्यादा सूटेबल है। जब हम दुश्मन का सामना कर रहे हैं तो वहाँ पर शालीनता, सरलता, मतलब क्रूरता, ये सब नहीं, क्या दिखेगी? आपकी ब्रेवरी दिखेगी, बहादुरी दिखेगी। तो यहाँ फोर्टिट्यूड के सेंस में यही आ रहा है, ठीक है ना? रेजिलेंस के सेंस के साथ में यही फिट हो पाएगा इसके बदले में। क्लियर? तो चौथा वाला ऑप्शन आ जाओ। अब आ जाओ अपने 46 पे। तो 46 में देखो क्या है, देखें मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम क्या है? हिट द सैक। हिट द सैक क्या मतलब होगा जी? हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप। बड़ा आसान, कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। सैक का मतलब क्या होता है ना? बोरा। घर में बोरा रखा है, बोरे पर आप लड़ गए बोरे से जाके, इसका मतलब एकदम, कब आदमी बोरे से कब लड़ता है? बाहर बैठे बैठे टीवी तब तक देखेंगे जब तक एकदम झूलने नहीं देंगे, उसके बाद उठ के जाएंगे सोने के लिए, रास्ते में बोरा होगा, बोरे से टकरा जाएंगे, मतलब आप सोने जा रहे हो तब। अक्सर आदमी बोरे से टकराता है जब रात में सोने के लिए जा रहा होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आप लोगों में जिनके साथ हुआ हो बताइएगा। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? गो टू स्लीप, हिट द स्ट्राइक। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों बनाया मैं नहीं जानता, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है। और 47 में, तो 47 में क्या करें हैं? अब देखो एंटोनीम, एंटोनीम में देखो वर्ड क्या दिया है? एडिपोज। एडिपोज क्या होता है 47 में बताओ? एडिपोज का मतलब होता है ना, कोई चीज़ जो बहुत ही चर्बीदार होती है। क्या होती है? जो बहुत ही चर्बीदार होती है। बायो का वर्ड है जिसमें चर्बी बहुत होती है, ठीक? मांस या वो फैट बहुत ज़्यादा होता है। अब ग्लूटिनस, ग्लूटिनस क्या चीज़ होती है? ग्लूटिनस चीज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटिनाइन होता है, चिपचिपा जो बहुत ज़्यादा होता है, लसलसा होता है, ये होता है। टिश्यू मतलब ऊतक हो जाएगा, तो एडिपोस ये तो होगा नहीं, ठीक है? स्ट्रिंगी है, एक फैट है। फैट का मतलब क्या होगा? वही है चर्बी, आयल, ये हो गया। अब एक वर्ड है जो स्ट्रिंगी। स्ट्रिंगी का मतलब जानते हो? रेशेदार होता है। स्ट्रिंगी क्या? स्ट्रिंग मतलब रेशा होता है ना, ये हो गया रेशेदार। तो चर्बीदार का देखो, चिपचिपा होगा तो जरूर जाहिर सी बात है आयली होगा। फैट चर्बी होगी, आयली होगी, ठीक है? टिश्यू तो एक पार्ट हो गया, आर्गन हो गया। अब का ऑप्शन क्या लेंगे? एंटोनिम में स्ट्रिंग, रेशेदार होगा, ठीक है? चर्बीदार का अपोजिट क्या हो गया? रेशेदार, स्ट्रिंगी हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ 48 क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? अब पैसिव वॉइस बनाओ। किसकी? मीना विल विजिट। फिर वही विल के साथ विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ढूंढो क्या आप? विल के साथ बी और विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड, ठीक? चलो निकालो। विल बी विजिटेड, तो ये हैड बीन है, होगा नहीं। विल के साथ विजिट होगा नहीं, विल बी विजिटेड ये दिया है, हैज़ बीन ये दिया, विल बी विजिटेड होगा। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सीधा अटैक वर्ब पर। अगर वर्ब से आपका काम बन जाता है तो वहीं से बन जाएगा और एकदम सटीक बनेगा, उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं, ठीक है? अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ। 49 में क्या है? अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? ये जो वर्ड दिया हुआ है इंट्रिंसिक, इसी का अपोजिट बताना है। तो इंट्रिंसिक की मीनिंग क्या होगी? कौन बताएगा बताओ? इंट्रिंसिक का मतलब होता है ना बहुत ही भीतरी, आंतरिक या स्वाभाविक। इंट्रिंसिक जैसे आपके अंदर से जो स्वभाव होता है। इंट्रिंसिक का मतलब आप ये समझ लो इंटरनल, ठीक है?
इंटरनल या जो आपका बेसिक स्वभाव होता है वो हो जाता है। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है अनरिलेटेड, पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड टू, इम्पर्टिनेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू। तो अनरिलेटेड और इम्पर्टिनेंट एक ही चीज़ हो गई, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है, बाह्य, बाहरी, एक्सटर्नल। तो अब देखो ये इंट्रिंसिक इंटरनल था और ये एक्सटर्नल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। और जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, प्रामाणिक। तो ये हो गया। अब आगे आ जाओ आज के आपके आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 पर हाफ सेंचुरी हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, एरर का है। देखो बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बिल्ड, ठीक, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय लगा के नेक्स्ट ईयर का टाइम दे रहे हैं फ्यूचर। तो बाय के साथ जब फ्यूचर का टाइम दिया जाता है तो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट का हो जाता है। अब इसमें कोई गलती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में दे विल हैव लगाया, लेकिन विल हैव के साथ बिल्ड नहीं, क्या होना चाहिए था, बिल्ट होना चाहिए था। ये टी होता है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। विल हैव बिल्ट, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बिल्ड गलत है, ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमने कर डाले कौन से 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 50 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए। ये था हमारा पार्ट 1, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे आपको सेकेंड पार्ट में 51 से लेकर के 100 तक में, ठीक। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? देखिए स्टेनोग्राफर वाला पेपर आई थिंक पहली बार हम आपको आपके सामने डिस्कस करा रहे हैं। ऐसे ऑफलाइन तो मैं हज़ारों बार, बहुत बार, न जाने कि हज़ारों कहना गलत होगा, थोड़े एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो मतलब यह है कि बहुत बार कराया हूँ मैं स्टेनोग्राफर वाला पेपर डिस्कस। ऑनलाइन आज पहली बार कराया हूँ। आप लोग इसको देख लिए भाई। अब अगर इस समय की मेरी बात सुन रहे होंगे तो ज़रूर देख लिए होंगे। तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा? मैं जानता हूँ कि स्टेनोग्राफर में बच्चे कम हैं, कम लोग देख रहे होंगे, पर थोड़े बहुत जो भी हैं उनके लिए भी हमारा मतलब उनकी भी हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इट इज़ माई ड्यूटी बीइंग अ टीचर, ठीक। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आप अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा, और कोई सुझाव आपके पास है तो मोस्ट वेलकम। हम आपके सुझावों का और राय का इंतज़ार करेंगे बहुत बेसब्री से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।